नाउ वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। इस वक्त जो हमारे साथ यहाँ मेहमान मौजूद हैं, बड़ा मुझे ऑनर फील हो रहा है कि उनसे आज मैं इंटरव्यू करूँगी। बहुत सारी चीज़ें अदब के हवाले से उनसे सीखने को मिलेंगी, और जो लोग इस वक्त इस फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, शायरी के हवाले से, राइटिंग के हवाले से, तो वो एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन उनके लिए हो सकती हैं। वो खुद एक बेहतरीन राइटर हैं, एक बेहतरीन पोएट हैं और एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर फौजिया सहर मलिक। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल तो ठीक बहुत है, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं, और मेरे ख्याल से आज हम सबको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपकी बातों से, आपकी गुफ्तगू से, आपके अंदाज से। सबसे पहले तो डॉक्टर फौजिया ये बताइएगा कि ये जो आप समझती क्या हैं कि ये दो डिफरेंट फील्ड्स में आपने कदम रखा, राइटिंग एंड पोएट एंड एजुकेशनिस्ट, आप कहलाना क्या पसंद करती हैं अपने आप को? मैं सबसे पहले तो मुझे जिस चीज़ पर कहलाने से भी ज़्यादा जिस पर मुझे फ़ख्र है, और वो है कि मैं एक उस्ताद हूँ। क्या बात। और उस्ताद होना मैं समझती हूँ कि एक इतना बड़ा है, अंबिया का पेशा है। बिल्कुल। और उसके लिए हमें जितना भी फ़ख्र हो वो कम है। खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद कहलाना पसंद करते थे। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए उस्ताद तो होना मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने खुद उसका बीड़ा उठाया है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। और कोशिश करते हैं कि इस जिम्मेदारी को पूरी की जाए, क्योंकि अगर हम पूरी नहीं करेंगे ना, तो ये तमाम हमारा पेशा जो है ना, वो फिर उसकी बर्बाद हो गई होती है। फिर कि हम सही तरह से ये बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते। हाँ, तो इसलिए हर उस्ताद को ये समझना चाहिए, इस एजाज़ को समझकर अपने आप को इस लायक बनाना चाहिए कि वो एक बहुत बड़े जिम्मेदारी का उसके शानों पर बोझ है, और जो उसने अपनी अगली नस्ल पर डालना है बहुत पॉजिटिवली। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और कहते भी यही हैं कि जो हमारी कौम की तरक्की है वो हमारी नौजवान नस्ल से ही मुंसलिक है। तो अगर उनकी तरबियत अच्छी नहीं होगी, उनको उनकी अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, तो आई डोंट थिंक सो कि वो उनकी बेस से स्ट्रॉन्ग बनेगी, और फिर वो आगे चलकर अपनी नस्लों को मजीद आगे स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मुझे तो एक ये सहूलत भी है ना कि माँ की गोद भी बच्चे की पहली दरसगाह होती है। वाह, तो मैं तो माँ औरत भी हूँ, माँ भी हूँ, उस्ताद भी हूँ, तो मेरा ख्याल है तरबियत का बहुत बड़ा बोझ है हमारे। तो इस हवाले से अल्लाह करे कि हम इसको पूरा कर सकें, और हमें पूरा करना चाहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और राइटर होना भी बेटे, मैं समझती हूँ कि राइटर होना, पोइट होना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। आप किसी का जब लिखा हुआ पढ़ते हैं और उससे कोई आपको अच्छा मैसेज मिलता है या कोई अच्छी सीख मिलती है, तो आप शायद अपनी ज़िंदगी, अपनी शख्सियत को उस तरह से मोल्ड कर लेते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं बल्कि इसको थोड़ा सा और आगे बात को बढ़ाऊंगी कि मैं समझती हूँ कि जो अदीब है या शायर है, वो माशरे का नब्बाज है। राइट। वो तबीब के बहुत करीब हो जाता है। तबीब तो दवा देता है ना हमें बीमारी के लिए, लेकिन हम जो राइटर है या जो शायर है, अदीब है, लिखने वाला है, वो उस मर्ज की तशखीस करता है। बिल्कुल, और दवा के बगैर इलाज करता है। निशानदेही करता है कि हाँ भाई बुखार है, नब्ज तेज चल रही है। तो माशरे की, सोसाइटी की जो खामियां हैं, कबाहतें हैं, जो उनकी तरफ इशारा अदीब और शायर ही करते हैं, और फिर उनको संवारने की जरूरत है। अच्छा, आप किस तरह की एजुकेशनिस्ट हैं? क्या पढ़ाती हैं आप? मैं जी अदब की उस्ताद। अदब की उस्ताद। जी, मैंने खुद भी उर्दू अदब में ही डॉक्टरेट किया हुआ है, और मैं उर्दू अदब ही पढ़ाती हूँ। पहले मैं कॉलेज की बच्चियों को पढ़ाया करती थी, और अब मैं MA मास्टर्स जो बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सिलसिला कब शुरू हुआ? इसका आगाज कब हुआ? सिलसिला तो अगर मैं बताऊंगी तो फिर उम्र ज़ाहिर हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हम उस तक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे कि आपको कितना टाइम हो गया पढ़ाते हुए। बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया है, दहाइयाँ हो गई हैं, गुजर गई हैं पढ़ाते। और अल्लाह का शुक्र है कि अब तो मैं रिटायर होने वाली हूँ, और उस हवाले से तो मैं समझती हूँ कि शायद काम अभी और आगे मजीद बढ़ गया है। बिल्कुल, वो तो वक्त के साथ साथ आगे सिलसिला चलता ही रहता है, रुक नहीं सकता। अच्छा, माशाल्लाह से आपकी काफ़ी किताबें भी आ चुकी हैं, शाया हो चुकी हैं, तो मोस्टली आपके क्या टॉपिक्स होते थे आपकी बुक्स के राइटिंग के? मैंने लिखना शुरू किया था जब मैं बहुत छोटी सी उम्र में थी। मैं कॉलेज में भी नहीं गई थी, स्कूल में थी, तो मैंने पहली बार कायदे आज़म पर एक नज़्म लिखी थी। वाओ। स्कूल के फंक्शन में पढ़ने के लिए, और मेरी अम्मी ने उसकी तस्हीह की थी। अच्छा। मेरी वालिदा का बहुत अच्छा ज़ौक़ था, वो साहिब किताब नहीं थी, लेकिन उनका बहुत अच्छा अदबी ज़ौक़ था। सही। और उन्होंने हम तक मुंतकिल किया। तो उसके बाद ये है कि मुझे बचपन से इतना शौक़ था पढ़ने का, मतलब कोई
मेरे घर में अखबार रसाले तो आते ही थे हमारे यहाँ, मेरी अम्मी और वो शौक ऐसा था कि आप वो फिर छोड़ती नहीं थी, पढ़ना जरूर वो था। सब कुछ पढ़ के फिर जो घर में सौदा सलफ का लिफाफे आते थे ना, हाँ, उनके ऊपर जो लिखा होता था अखबारी पर्चा, वो भी पढ़ा जाता था, पढ़ती थी मैं। और इसलिए मैं बहुत किताबी किया किस्म की चीज, अच्छा कोर्स के अलावा सारे डाइजेस्ट किताबें अखबार, मेरी मतलब मेरी अम्मी बहुत सारे रिसाले पढ़ती थी, तो मैं वो सारे रिसाले। अच्छा, आपकी सबसे पहले कौन सी किताब आई? मैं एक बात आपको बताऊं कि उस्ताद, आपको पता है कि बादशाह घर होता है, बादशाह नहीं होता। बिल्कुल। तो मुझे भी शायद पसे पर्दा रहने की ज़्यादा आदत थी बहैसियत उस्ताद की। तो मैं शायरी तो उस वक्त से कर रही थी, लेकिन मैंने शायरी की, मुशायरों में, मुकाबलों में जाती थी कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो बहुत शायरी करती रही। कभी छपाने का ख्याल ही नहीं आया। अच्छा। कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मुझे अदबी हलकों में भी जाना चाहिए। सही। आपको ये सुनकर शायद हैरत होगी कि मैं पहली बार किसी अदबी हलके में गई हूँ 2019 में। अच्छा, जबकि शौक आपका शुरू से चलता आ रहा है, जब आप स्कूल में भी नहीं, स्कूल कॉलेज में थी शायद। बिल्कुल। और मेरी फिर पहली बार किताबें छपी थी 2005 में। किसने फोर्स किया आपको? जी, किसने फोर्स किया? मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने मुझे कहा कि आप जब इतना लिखती हैं, डायरियां भरी हुई आपने, तो आप इनको छपाइए। तो 2005 में फिर मेरे हस्बैंड ने इसको मुझे कहा कि नहीं, आपको तरगीब दी कि छपाना चाहिए। तो मैंने छपाई 5 किताबें इकट्ठी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैं ये सिलसिला जारी हो गया। लेकिन फिर भी मुझे मुशायरों में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इतना वक्त मिलता था, अपने कॉलेज में इतना टाइम लग जाता था घर में, तो बच्चों को इतना कुछ मुंतकिल स्टूडेंट्स को कर देती थी कि कहीं और सुनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सही। तो फिर मैं 2019 में क्या उसे कहते हैं कि ढलती उम्र में ख्याल आया कि मुझे मंजर शहूद पर भी आना चाहिए और अदबी हलकों में भी। तो अब फिर मैंने जाके पहली बार 2019 में एक अदबी तंजीम ने इस्लामाबाद में मुझे मुतारिफ कराया, मेरी तब मैंने। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि कोविड आ गया, तो फिर मेरा सिलसिला फिर 1 साल के बाद। हाँ, और वो उस्तादों के लिए तो बड़ा एक मुश्किल मरहला था, क्योंकि अपने काम की भी थोड़ी जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई। एक नई टेक्नोलॉजी से जो है वो लोगों को उस्तादों ने बहुत सीखा। एग्जैक्टली, खुद भी सीखना पड़ा। और उसके बाद सीखने के बाद जब अपने स्टूडेंट्स में पढ़ाने का एक बहुत बड़ा तजुर्बा था जो हम लोगों ने सीखा, और हम ना सीख पाते कभी भी। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें बहुत बर्दाश्त सिखाई है, हमें सिखाया कि हर साल कपड़े ना भी खरीदो तो गुजारा हो जाता है। ईद हम गुजार सकते हैं, रमजान गुजार सकते हैं, शोर शराबा ना भी किया जाए, बहुत ज्यादा मेरा जुला ना भी जाए, तो दिलों को करीब रखा जा सकता है। तो फासले तो बढ़े, लेकिन दिल करीब आ गए। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि अदब में क्या खास मुकाम है आपका, तो उस हवाले से क्या आप बताएंगी? देखें, अदब तो इतनी बड़ी फील्ड है और मैं तो एक बहुत ही नाचीज उसका एक हिस्सा हूँ। मैं से लिखती तो बहुत कुछ हूँ, बहुत से मतलब अदब की बहुत सी असनाफ में लिखती हूँ। मैं अफसाना लिखती हूँ, नावल लिखती हूँ, उर्दू शायरी करती हूँ, पंजाबी शायरी करती हूँ, नज़में लिखती हूँ। मेरा नातिया मजमुआ भी आ चुका है। तो मतलब मैं कोई भी फील्ड छोड़ी नहीं है। और सफ़रनामा लिख रही हूँ आजकल, और नॉवेल्स भी लिख रही हूँ, और ड्रामा भी लिखती हूँ, टेलीविजन पर भी, जबरदस्त, वर्सेटाइल। तो इस लिहाज से अदब की कोई फील्ड छोड़ी नहीं, लेकिन अदब में मैं तो अभी अपने आप को अभी भी समझती हूँ कि मैं सीख रही हैं। वाह, ये तो आपका बड़ापन है जो ये आपकी इस तरह की सोच है। अच्छा, शायरी और राइटिंग के हवाले से तो बात हुई है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि कुछ ना कुछ आप अभी हमें सुनाएं, क्योंकि आपकी पंजाबी में और उर्दू में दोनों में महारत हासिल है। तो मैं चाहूँगी कि हम दोनों ही थोड़े वक्फे से सुने आपसे। तो अभी आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? अभी शायर को तो अगर मौका दिया जाए तो बहुत कुछ सुना सकता है। लेकिन इससे मैं आपको अपनी एक गज़ल सुनाती हूँ। ज़रूर। आँखों को है ये वहम कि पाया है बहुत कुछ, आँखों को है ये वहम कि पाया है बहुत कुछ, दिल से जो पूछूं तो गवाया है बहुत कुछ। वाह, क्या बात है। जो उम्र है वो तेरी रिफाकत में गुजर जाए, जो उम्र है वो तेरी रिफाकत में गुजर जाए, ऐ दोस्त मुझे तो तेरा साया है बहुत कुछ। वाह, क्या बात। ऐ दोस्त मुझे तो तेरा साया है बहुत कुछ, और हंस हंस मेरी हर बात को टाला बहुत उसने, हंस हंस मेरी हर बात को टाला बहुत उसने, रो रो उसे अहवाल सुनाया है बहुत कुछ। क्या वाह, क्या बात है। एक याद पसे याद थी, एक शक्ल पसे शक्ल, एक याद पसे याद थी, एक शक्ल पसे शक्ल, जब बंद की आँखें नजर आया है बहुत कुछ। वाह वाह। जब बंद की आँखें नजर आया है बहुत कुछ। और क्या सोना सी जान थी जो तेरे गम में बसर की, क्या सोना सी जान थी जो तेरे गम में बसर की, मैंने तेरी ख्वाहिश में खुलाया है बहुत कुछ। वाह। और दुनिया है कि दामन में ना बनती हुई खुशबू, दुनिया है कि दामन में ना बनती हुई खुशबू, अपना है बहुत कम तो पराया है बहुत कुछ। वाह वाह। और आँखों को है ये रहम कि पाया है बहुत कुछ, और दिल से जो पूछूं
तो गवाया है बहुत कुछ। वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह से आपने लिखा है, जिस गहराई को आपने नापा है, ये सारी फीलिंग्स ये किस तरह से आपको आया? कोई कभी जैसे होता है ना कि कोई देखकर चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है तो फिर आप उस हिसाब से उसी टॉपिक को लेकर चलते हो, या इंस्पिरेशन होती है किसी चीज़ की? आपके लिखने में कोई इस तरह की खासियत है? मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत जैसे कि मैंने बताया, मैं बहुत पढ़ती हूँ। मैं जब बचपन में स्कूल में होती थी तो मैं सबसे मोटी किताब मेरी पसंद होती थी। मैं नहीं सोचती थी कि वो किसने लिखी है, किसने नहीं लिखी। अच्छा। जो सबसे मोटी किताब है, जल्दी खत्म ना हो मोटा नॉवेल, मोटी वो मैं लेती थी। तो मैं मुझे तो लगता है मैं हर एक से मुतासिर हूँ। मुझे हर एक का कोई ना कोई पहलू जो है वो पसंद है, अपने असातिज़ा का, अपने बड़े हमारे क्लासिकी शुरा का, हमारे दौर हाजिर की शुरा का, बल्कि नौजवान नस्ल बहुत अच्छा लिख रही है। मैं तो कभी कभी उन पर भी बहुत रश करती हूँ कि माशाल्लाह उनकी सोच इतनी। अच्छा, आपको बेसिकली जो टॉपिक्स अगर देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन से टॉपिक्स करते हैं कि इनको मेंशन करना चाहिए, इनको एलैबोरेट करना चाहिए ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें, उनको अंदाज़ा हो? मैं बताती हूँ कि आप जो शायरी है ना, उसके दो असनाफ हैं, अहम असनाफ। तो वैसे तो बहुत सारी सिन्फ़ें हैं, गज़ल और नज़्म। तो मैं गज़ल कब कहती हूँ जब मेरे दिल से बात निकलती है, तो जब मेरे अंदर वारदात क़ल्बी मैं बताना चाहती हूँ तो तब मैं गज़ल कहती हूँ। वो हो जाती है, और वो हो जाती है, उसकी कहने की ज़रूरत नहीं होती। और नज़्म मैं तब कहती हूँ जब मुझे कोई मैसेज देना होता है। अच्छा। जब मैं अपने गिरदो पेश में कुछ देखती हूँ और मुझे अच्छा या बुरा, इसको मुझे जाहिर करना चाहिए और मुझे उसके लिए कुछ निशानदही करनी चाहिए बहैसियत शायरा के उस्ताद की, तो तब मैं नज़्म कहती हूँ। तो इसलिए दोनों मेरे जो है ना दोनों करीब हैं, हो जाते हैं। अभी आपने नौजवान नस्ल की बात करी, तो मैं आपसे अगर जानूं कि ये तो भी आपने जो बताया, लेकिन अगर अभी करंट सिचुएशन में देखा जाए तो आप क्या समझती हैं कि नौजवान नस्ल में ये जो अदबी शौक़ है, ये वही स्टैंडर्ड रखता है कि जो पहले के ज़माने से चलता आ रहा है, और पहले इतने बड़े बड़े नाम गुजर चुके हैं, अब इस तरह के नाम हमें आगे नज़र आएंगे हमारी यंग जनरेशन को अगर देखें तो? हाँ, असल में थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है ना, रुझान के हवाले से। हाँ, अब रुझानात बदल गए हैं। अब हालांकि मैं समझती हूँ, मैं गैर मुतमईन कतई नहीं हूँ अपनी नौजवान नस्ल से। माशाल्लाह जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेरी अदब की तालिबात हैं, या मैं अपनी गिरदोपेश में शायरों में यंग शुरा को सुनती हूँ, नौजवान शुरा को, तो बहुत अच्छी, बहुत गहरी बात कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रुझान नहीं रहा है। अब कुछ कम हो गया है। अब पता नहीं, शायद कौम प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गई है, और शायरों को तो कहा जाता है ना, ख्यालात में गुम रहते हैं और वो एक अलग दुनिया के मालिक हैं। जी बिल्कुल, और उस दुनिया में गुम रहते हैं, और वो शायद, हालांकि ऐसा नहीं है। जितनी गहराई से वो ज़िंदगी को सह रहे होते हैं, उसको बरत रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, जितना अमीर उनका मुशाहिदा होता है वो नहीं। लेकिन एक बात आपने नौजवान नस्ल की, तो आप खुद भी नौजवान नस्ल की नुमाइंदा हैं, तो मैं एक बात करना चाहूँगी, एक माँ होने की हैसियत से, एक उस्ताद होने की हैसियत से, कि मैं आजकल की नौजवान नस्ल में शायरी के रुझानात तो बहुत पा रही हूँ, लेकिन बर्दाश्त बहुत कम हो गई है। बर्दाश्त, ये एक बात मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि मुझसे लोग सुन रहे होंगे, तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। हमारी नौजवान नस्ल में से में बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रहा है। ज़रा सी बात पर चिराग पा हो जाते हैं, ज़रा सी बात पर वो उनकी छोटी सी बात को एकदम से इतना बढ़ावा देकर रिश्ते खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, हाँ, वो तो बहुत बड़ी बात है। मेरे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स आती हैं, मैम फलां टीचर ने हमारी बेइज्जती कर दी। अब मैंने उन्हें कहा, बेटे बेइज्जती करना बहुत बड़ी बात होती है, इज्जत तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो उस्ताद की डांट से या माँ के थप्पड़ से नहीं चली जाती। ये रुझान जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे दुख देता है कि बर्दाश्त खत्म हो गई है। और उसके बाद दूसरी बात ये खत्म हो गई है कि हम बड़ों को नहीं सुनते। सही, बिल्कुल, बड़ों को सुनना खत्म कर दिए, और बड़ों को ना सुनने में बच्चों का कसूर नहीं है। बिल्कुल, घर में जो तरबियत हमें मिल रही है वैसे ही हमने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को म्यूट कर दिया है। ट्रू। हमने अब नानी और दादी जो बैठकर बच्चे को कहानी सुनाती थी, वो रुझान, और एक बड़ा अच्छा सेंटेंस अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं, इन्हें क्या पता, हमारे बड़ों को क्या पता कि आजकल क्या हो रहा है, क्या दौर है, क्या तरीकेकार है। बिल्कुल, एक जमाना होता था कि नानियाँ दादियाँ बच्चों को खाने खिलाती थी। बहू कहती थी, अम्मी इसको खाना खिलाती, तो वो खाना खिलाते वक्त उसको 100 हदीसें बताती थी, खाने के आदाब बताती थी, कहती नबी करीम को ये पसंद है, ये सब्जी खाया करो। तो बच्चे के अंदर बहुत नॉलेज आता था। बैठ के तहरीके पाकिस्तान की बात बताती थी, पाकिस्तान बनने के बारे में बताती थी। तो
बहुत कुछ बच्चा लेकिन वही सीखता वाली था। बात है कि आजकल के जो बड़े हैं ये भी मेरे ख्याल से तब्दील हो गए। इनको भी अगर कोई बात इस तरह की जैसे आपने बोला कि बहू आकर बोल रही है तो वो भी बोल देते कि नहीं जो हमारा फलाने किसी चीज़ का वक्त हुआ है, फलाना वक्त हुआ है, भाई हमने तो अपने बच्चे पाल लिए, अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है वो भी तुम हम पे डाल रहे बिल्कुल, हो। मैं यही तो कह रही हूँ ना तो कि ये हमारा चीज़- कसूर है, बच्चों का कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर हाँ। है। और अब एक बात यह है कि जो आपने बात कही कि बच्चे कहते हैं कि बड़ों को क्या पता, हाँ तो ऐसा मेरे साथ, हालांकि मैं बड़ी अपने जोन में पीएचडी डॉक्टर हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे कभी मैं कोई गैजेट यूज करी तो कहते हैं, आप खराब कर देंगे इसको, आपको नहीं आपको आता। पता ही नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि सही कहते हैं, लेकिन यह है कि बच्चे जो है ना हमारे, ये नहीं समझते कि बुजुर्ग जो हैं वो दरिया को पार करके, अबूर करके इस किनारे पहुंचे इस हैं। किनारे पहुंचे वो जानते हैं कहाँ पर खाई है, कहाँ पर भंवर है, कहाँ पर डूबने का खतरा है। तो जब वो बताते हैं कि भैया जिंदगी के इस दरिया को बिल्कुल। ऐसे पार करो, तो मेरा ख्याल है तजुर्बा सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल तो सही बच्चे भी बात तभी है। सीखेंगे जब खुद तजुर्बा करेंगे। Exactly. हम तो चाहते हैं कि हम उनको बचा लें कि हाँ। कोई कुछ नुकसान ना पहुंचे, लेकिन मैं समझती हूँ कि उस्ताद, तजुर्बा सबसे बड़ा उस्ताद है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है बच्चों को इसी राह पर चलने देना चाहिए, खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी को सीखते चले जाएं। एग्जैक्टली और ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है एक तरह से आपका कि बच्चों को आपने वो तालीम और तरबियत देनी है जो उनको आगे चलकर फ़ायदा पहुंचाए, ना कि वो इस तरह से कि जैसे अगर वक्त बदल गया तो वो उनको समझ ही ना आए कि हमने इस वक्त के साथ कैसे चलना है, वो उसको डोरी कोई पकड़ कर चल रहे हैं। जब हमने ये बदला है सिलसिला अपने नहीं आप होना को, बड़ों चाहिए। ने बदलना शुरू कर दिया है वक्त के जी। साथ साथ, तो बच्चों को वक्त भी लगता है। बिल्कुल सही हाँ, बात लेकिन है। बहरहाल अखलाकी कदरें बच्चों को भी मलहूज रखनी चाहिए, और वो मलहूज रखने में उनकी माओ का भी हाथ होता मतलब है। खवातीन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है। बहुत, देखिए ना, खातून की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ही एक नस्ल को परवान चढ़ाना है। लेकिन हमने एक मर्द को कुछ सिखाया तो हमने सिर्फ एक फर्द को कुछ सिखाया, जब हमने एक औरत को कुछ सिखाया तो हमने पूरी नस्ल को सिखाया। तो नस्ल की जो है तरबियत कोई छोटी सी बात नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ा एहसास है, और उसको अगर हम समझें। बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने उर्दू के हवाले से भी बात करी, पंजाबी में भी आपने बहुत कुछ लिखा है, तो मैं चाहूँगी पंजाबी में भी अगर कुछ आप हमें सुनाएं। जी, मैं आपको एक नज़्म सुनाती हूँ। और अब हम औरत की बात कर रहे थे, तो मैं अक्सर, वैसे तो औरत का हर दिन होता औरत का ही होता है, क्योंकि वो घर में जो दिल चाहता है पकाती है, जो दिल चाहता है बिल्कुल बिल्कुल, और बगैर तनख्वाह के। हाँ, लेकिन अक्सर औकात जब औरतों के दिन आते हैं तो मुझे बड़ा रंज होता है ये देख के कि औरतें अपने लिए चाह रही हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। हालांकि देखिए हमें क्या नहीं मिला, हम घरों से भी निकल आते हैं, हम सही बात है। पढ़ाते भी हैं, नौकरियां भी करते हैं, बच्चे भी पाल रहे हैं, और शौहरों के किसी साना हाल बसाना में चल खुश रहे नहीं हैं, है। और हम कहते हैं कि हमें कुछ मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ कि ये दिन सिर्फ उन औरतों के लिए होना चाहिए जो आज भी तालीम हासिल नहीं करने की सहूलत जिनके पास, जो आज भी भट्टों पर बैठ कर ईंटें कूट रही हैं, जो आज भी शौहरों के धमके खा रही हैं, मारें खा रही हैं, ये उनका दिन है। ये हमारा दिन नहीं कि हम जो है निकल खड़े हैं और हमारी मर्जी, ये नहीं। मैं इस बात को ये एक मैसेज देना चाहती हूँ अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, कि उन औरतों के लिए वो दिन मनाएं जिन औरतों को ये वसाइल मुहैया नहीं है। बिल्कुल सही। और वो औरतें हैं जो किसी भी औरतें हैं, हमें क्या कुछ हासिल नहीं है, हमें तो अल्लाह का शुक्र है, हर नेमत हमारे पास है। देखिए आज हम ऑन एयर आ रहे हैं, अब इस वक्त दोपहर में खाना पकाने का वक्त है, और हम यहाँ बैठे हम यहाँ बैठे हुए। तो इस हवाले से मैंने एक पंजाबी की नज़्म लिखी थी उन औरतों के लिए जो कि बेचारियाँ कुछ कर नहीं पाती हैं, और जिनके लिए ये दिन मनाए जाते हैं। तो वो एक छोटी सी नज़्म है पंजाबी की, कि उस औरत की जानिब से मैं आपको सुनाती हूँ कि बेपरवासे दे मैं कच्चे कड़े नूं अपनी हिक नाल ला के, बेपरवासे दे मैं कच्चे कड़े नूं अपनी हिक नाल ला के, वेले दे इस जुल्म भरे दरिया दे अंदर मौत दे गर्दाबां नाल लड़दी पईयां। वाह वाह। मौत भरे गर्दाबां दे नाल लड़दी पईयां, बेपरवासे दे मैं कच्चे कड़े नूं अपनी हिक नाल ला के, वेले दे इस जुल्म भरे दरिया दे अंदर मौत भरे गर्दाबां दे नाल लड़दी पईयां। दूर यकीन किनारे उत्ते पहुंचण खातर, दूर यकीन किनारे उत्ते पहुंचण खातर आखिरी साह तक जोर लगाना कोशिश मेरी, वाह। उस किनारे दीकर जाना ख्वाहिश मेरी, वेरी गुड। वेला जिन्ना मर्जी मेरी राह नूं डके, वेला जिन्ना मर्जी मेरी राह नूं डके, अपनी आस कदी ना छड्डां, अपनी आस कदी ना छड्डां, दुख दे खारे पानियां अंदर जीन दी प्यास कदी ना छड्डां। वाह वाह। जीन दी प्यास कदी ना छड्डां। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। और वाकई ये बात हकीकत है कि जिस तरह से आपने उनकी आवाज़ को यहाँ इस तरह से जाहिर किया, या अब अंदाज़ा होता है कि
किस तरह से औरतें जो है अपनी ज़िंदगी इन मुश्किलात के साथ फिर भी गुजारी और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। और इस तरह के दौर से अगर हम निकल चुके हैं और हमारे पास वो मसले मसाइल नहीं हैं, हमें अल्लाह ताला का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इसी के साथ डॉक्टर फौजिया आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ और माशाल्लाह से आपकी बहुत अच्छा गहरा आप लिखती हैं और इसी तरीके से लिखते रहिएगा। इसी तरीके से बच्चों को जो है वो एक ऐसी असातिज़ा जो मिल गई है उसका दामन वो कभी ना छोड़े। शुक्रिया।